पिछले दिन हमने पढ़ा था गति समीकरण, है ना। गति समीकरण में हमने देखा था क्या क्या फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी देखा था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू वी स्क्वायर बराबर, हाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और निकाले थे s बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। ये फॉर्मूला देखे थे हमने, है ना। इसमें सब चीज आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी है, ये है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दूरी एक तरह से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम वेलोसिटी है, और ये भी क्या है, दूरी है, प्रारंभिक वेग, त्वरण, टाइम, है ना। ये चीज हम बता दिए थे। हाँ, एस बराबर क्या है, दूरी है। आप लोग क्या समझते हैं एस बराबर है? नहीं, दूरी है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो उसका प्रारंभिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से वो रिटार्डेशन उसका हो रहा है, माने मंदन हो रहा है, तो कितने समय के बाद वो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। चाहे कितने दूरी चलने के बाद गाड़ी रुकेगी, तो दूरी वही होगा एस, कितने दूरी चलने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। क्या आपको नींद क्यों आ रहा है? तो हम झूठ बोल रहे हैं? इस पे हम लोग क्या, इसी को समीकरण लिखने से क्या फायदा हम लोग है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एक न्यूमेरिकल सोच करके हम बताते हैं इसी पे। देखिए प्रश्न में है, पूरा दिख रहा है ना। एक ट्रेन पटना से चलना प्रारंभ करती है, माने शुरू करती है, जिसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 30 सेकंड के बाद ट्रेन का चाल क्या होगा। 30 सेकंड के बाद, पहले तो गाड़ी रुकल था, चलना स्टार्ट किया, उसका त्वरण कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण मतलब क्या, उसका गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, ये ना हो रहा है। तो त्वरण है इसका 5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण मतलब समझते हैं ना, गाड़ी जब एक्सीलरेटर ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, गाड़ी तेज भागने लगती है। एंटी क्लॉकवाइज छोड़ते हैं एक्सीलरेटर, तो क्या होता है, गाड़ी धीरे करने होने लगती है, मतलब उस समय रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है। तो त्वरण मतलब क्या, गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, तो 30 सेकंड के बाद उसका कितना स्पीड हो जाएगा, मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा, यानी कि उसका चाल क्या हो जाएगा, ये ना पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न, जितने सारे गति समीकरण जो है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और उसको डील करना होगा। तो इसमें दिया क्या क्या, ये चीज देख लीजिए। तो दिया है क्या, पटना से चलना शुरू की है, तो शुरू की है, तो शुरुआत में जो देखते हैं उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो देखें कि शुरू में क्या था, चलना शुरू की मैंने रुकल थी, है ना। तो रुकल थी, तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि चलना प्रारंभ की है, शुरू पहले रुकल थी। तो u बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। फिर जिसका त्वरण दिया है, a भी दिया है, त्वरण मतलब कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, और 30 सेकंड के बाद ट्रेन की चाल क्या होगी, और टाइम भी दिया है कितना, 30 सेकंड दिया है। तो इसका चाल पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग ज्ञात करना है। देखो अंतिम वेग निकालने के लिए हमको दो गो फॉर्मूला है। देखो एगो ये अंतिम वेग है, अब ये अंतिम वेग है, v को अंतिम वेग से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए इसमें अगर u तो है, तो u दिया है, अगर ये वाला अंतिम वेग हमको निकालना है, तो इधर वाला हमको सब दे ले रहेगा, तभी ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो u दिया है, इसमें भी 2 तो कांस्टेंट है, तो बदलने वाले, त्वरण दिया है, त्वरण दिया है, s दिया है, नहीं दिया है। तो ई फॉर्मूला से हम लोग गाड़ी की ट्रेन की चाल नहीं निकाल सकते हैं। ई वाला से देखते हैं, u तो दिया है, त्वरण तो दिया ही है, और समय भी दिया है, तो यह तीनों दिया है, तो इससे हम लोग उसका स्पीड निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v बराबर u, तो u की जगह क्या है, u की जगह 0 प्लस a की जगह कितना है 5, और गुने t स्क्वायर बोल रहा है, तो t के 30 के स्क्वायर कर देंगे, ना ऐसे स्क्वायर नहीं, तो 30 कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया, v बराबर 30 बचे 150 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका जो वेग ना है, वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो 30 सेकंड के बाद गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, 150 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 150 मीटर जाने लगेगी, बहुत तेज भागने लगेगी, समझ रही हो ना। 1 सेकंड में कहाँ
कम से कम मेरा रूम पार हो जाएगा 1 सेकंड में, इतना स्पीड गाड़ी पकड़ लेगी। समझ में आया बात? तो वही चीज है, इस सब जितने गति समीकरण है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसी को डील करने के लिए, उसी को हल करने के लिए हमको इस गति समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? कभी दे दिया जाएगा कि 3 सेकंड के बाद गाड़ी कितना दूरी ट्रेवल कर ले रहेगा, चाहे आधा घंटे के बाद गाड़ी कितना दूर चल गया होगा, है कि नहीं? इसका गाड़ी कितना दूर चल गया होगा तो उसमें क्या क्या दिल रहेगा, एक्सेलरेशन दिल रहेगा, टाइम दिल रहेगा और प्रारंभिक वेग दिल रहेगा। तो इन्हें पता चल जाएगा कितना दूर गाड़ी गई होगी, है कि नहीं? तो इसी तरह का प्रश्न दिए रहेंगे और गति समीकरण का हम लोग इस्तेमाल इस तरह का प्रश्न को करने में करते हैं। तो आप लोग जब भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो सिंपल हल्के में काहे ले रहे हैं आप लोग हैं? एक तो कैसे कैसे हम चल रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा होगा, कैसे कैसे चलने में तो समझ रहे हो ना, गोड़ हाथ ठीक है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, टेंशन है, और उसमें भी तुम लोग होमवर्क तैयार करके नहीं आ रहे हो। तो देखिए गति समीकरण देख लिए अब, लेकिन अभी हमने देखा कि जो गाड़ी थी वो सीधी रोड पर चल रही थी, जैसे हॉरिजॉन्टली चल रहा था। अब वर्टिकली की बात कर ली जाए, वर्टिकल माने ऊपर नीचे वाला, है ना? तो ऊपर नीचे वाला गाड़ी अगर ऊपर नीचे करेगी, जैसे कि गाड़ी ऊपर नीचे कौन करेगा, लिफ्ट करेगा, करेगा ना, या फिर सैटेलाइट करेगा जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, या फिर रॉकेट जो चांद पे जाना चाहता है कि नहीं? तो वही ना ऊपर नीचे करेगा, गति ऊपर चल जाएगा। तो उसमें हम लोग, उसमें जो गति समीकरण होता है सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, v बराबर u अब प्लस माइनस gt हो जाता है, प्लस माइनस gt, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। खाली a की जगह क्या बदल रहा है, g हो रहा है। इसके बाद और क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs, 2as था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2gs हो जाएगा। इसके बाद s बराबर क्या होगा, u प्लस माइनस a बटे 2 ना g बटे 2 होगा, g बटे 2 इंटू 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। ये जब गाड़ी चाहे रॉकेट कुछ भी वस्तु हम लोग आसमान में सीधे फेंकेंगे, चाहे रॉकेट को आकाश में भेजेंगे, तो उस केस में इसका फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात? तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू होगा माइनस में, g का वैल्यू माइनस में लेंगे। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो g का वैल्यू क्या चीज में लेंगे, प्लस में लेंगे। प्लस माइनस लिखल है ना, द्विघात समीकरण में फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, गुणांक बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो इसमें हम लोग सोचेंगे अपने से कि प्लस कब लेना है, प्लस तब लेंगे जब आसमान से कोई चीज गिर रही होगी। मान लीजिए 5 तल्ला छत पे हैं और उस पर से गेंदा इसे गिरा दिए, गेंदा गिराए नीचे तो नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो उस केस में जी का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यानी कि माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। लेकिन अगर बॉल जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, आकाश में हम बॉल को फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, उस केस में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार चूज करेंगे कि प्लस लेना है हमको कि माइनस लेना है, ठीक है? यहाँ पे जी जो है वो त्वरण है, कौन सा है त्वरण, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला त्वरण, जो जी जो किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ये जो जी का वैल्यू होता है वो 9.81 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ये जो ए का जो ए जो होता है एक्सेलरेशन, उसका भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है और जी का भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों का सेम ही होता है यूनिट, मतलब दोनों एक तरह से सेम ही है। लेकिन ये जो त्वरण है रैखिक दिशा में, जो जमीन पर गाड़ी चल रही होती है उसका त्वरण बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जितने कानाइठेंगे स्कूटर वाला उतने तेजी भागेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसका फिक्स होता है, इसका घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन आगे चल के बताएंगे कभी कभी घटता बढ़ता भी है ना।
मान लीजिए अब यहाँ हम देख रहे हैं जी का वैल्यू, अब बाहर देख रहे हैं तो उतना नज़दीक में जी का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन हम आगे बताएंगे कि धरती से ऊपर जाएंगे, धरती के अंदर जाएंगे या फिर ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान में बदलाव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हमको यहाँ कि जी का वैल्यू 9.8 होता है, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको सीधे कितना लिख लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आएगा कि जब आकाश में से गेंदा छोड़ा जा रहा है, मतलब 5 तला छत पर से गेंदा छोड़ दिए, ऊपर से छोड़ने के बाद वो जब धरती से टकराने वाला रहेगा तो उसका स्पीड कितना रहेगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। चाहे 5 तला घर है, उसका मीटर मान लीजिए 20 मीटर छत है, 20 मीटर ऊंचाई है, और उसको हम आकाश से छोड़े हैं तो कितने समय के बाद धरती को टच करेगा, है कि नहीं, टाइम लगेगा कि नहीं उसको आने में। इस तरह के प्रश्न आएंगे, और उसमें जो भी और चीज, ये सब चीज इसी का वैल्यू दिया रहेगा, है ना। अब एक चीज हमको समझाना है आपको कि किसी चीज को अगर हम सीधे छोड़ते हैं तो उसमें प्रारंभिक वेग जो होता है, यानी प्रारंभिक वेग होता है वो होता है 0। छोड़ते हैं तो क्या होता है, 0। जैसे कि अभी हम 5 तला छत पे कोई है इसे, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो नीचे गिरेगा, दिख रहा है यहाँ तक है। जाओ मार्कर लेके आओ, जाओ मार्कर तो इंक लेके आओ। तो इसको जब छोड़ेंगे तो क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो छोड़े थे यानी कि पहले हम हाथ में पकड़े हुए थे, तो शुरुआत में क्या था, रुका हुआ था बॉल, तो उस केस में u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0 होगा ना। लेकिन वही अगर छोड़ेंगे नहीं, अभी फेंकेंगे, जब फेंकेंगे तो u का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ऊपर से इसे फेंकेंगे ना तो कुछ समय हाथ में हमारा बॉल गति में रहेगा। ऐसे छोड़ेंगे तो हाथ भी रुका है, बॉल भी रुका है, तो छोड़ेंगे तो क्या हुआ, सीधे बॉल नीचे आएगा, शुरुआत में रुकल रहेगा। लेकिन जब ऊपर से फेंकेंगे इसे, तो फेंकेंगे तो यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ ला के फेंकते हैं बॉल को, इसे फेंकेंगे नीचे ऐसे, तो यहाँ तो ला के ना, तो कुछ समय के लिए, कुछ समय हमारे हाथ में क्या था, बॉल गति में था। जब छोड़े तो उस समय प्रारंभिक जो वेग होगा वो कभी 0 नहीं होता है। या फिर अगर किसी चीज को अगर हाथ से ऐसे कर बीगेंगे सीधे, तो पहले यहाँ पे जो वस्तु था वो गति में नहीं है, 0 है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे खींच के यहाँ से इसे फेंकते हैं तो कुछ समय के लिए हमारे हाथ तो क्या हो जाता है, गति में हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग उस समय गति में नहीं होगा। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, लेकिन फेंकते हैं तो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में नीचे से ऊपर फेंकिए चाहे ऊपर से नीचे फेंकिए, u का मान 0 नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, फेंकने पर 0 नहीं होता है, छोड़ने पर 0 होता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को गति समीकरण में पढ़ना था। जब वस्तु ऊपर से नीचे जाता है तब क्या होता है, जब सरल रेखा में वो गति करता है कोई वस्तु, तो उस केस में गति समीकरण में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, बस इतना ही चेंजिंग होता है कि एक जगह क्या हो जाता है, g होता है। इसमें भी एक तो v बराबर क्या लिखे थे, u प्लस at लिखे थे ना, u प्लस माइनस होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कभी बढ़ता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा यानी घटता है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। कल ही बताए थे ना, रिटार्डेशन मतलब मंदन, मंदन बताए थे। तो जब गाड़ी स्पीड कम करेगा तो उस समय क्या हो रहा होगा, मंदन होगा। तो कुछ दूरी जाने के बाद गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे माइनस होगा तब ना, है ना। तो एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी का गति बढ़ना, रिटार्डेशन मतलब गाड़ी की गति घटना। ठीक है, तो बस खाली फॉर्मूला में इतना ही चेंजिंग है कि एक जगह क्या हो जा रहा है, जी हो जा रहा है, और कुछ तो चेंजिंग नहीं दिख रहा है कि नहीं। अब इसका यूनिट की बात कर लिया जाए तो ये भी है, तो वेग है, वेग का मात्रा क्या होगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा उसका होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका क्या है, दूरी है, तो दूरी के लिए क्या यूनिट होगा, मीटर होगा। दूरी का मीटर होता है ना, दूरी और विस्थापन का। इसके बाद ये वेलोसिटी ये भी है, तो इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ये भी दूरी है, दूरी का भी मात्रा क्या होगा, मीटर ही होगा। इसके बाद मान लीजिए इसका वैल्यू दिया रहेगा, इस सब का वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो ये तो क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, सबका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है ना।
तो अगर आप लोग घर जाके पढ़ोगे तो बहुत इजी इंटर का है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी कोई उपाय नहीं। ठीक है, यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जितना यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ जैसे यहाँ 5 घंटा क्लास चल रहा है तो 5 घंटा आपको घरे पढ़ना चाहिए। समझे बात? आखिर अब करते क्या हो, और तो कुछ काम नहीं है। भोरे भोरे अब आ जाना है पढ़ने, तो खाए बनाना भी नहीं पड़ता होगा, हम तो पढ़े जा रहे हैं। तो बस यही ना काम है, खाली आपको पढ़ना है। तो यहाँ जितना घंटा पढ़े उतना घंटा आप लोग घरे पढ़िए, और इंग्लिश पर जरूर फोकस कीजिए। इंग्लिश नहीं आ रहा है पढ़ने तो इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। छोटा बच्चा जब सीख जाता है, आप लोग तो इतना बड़े हो, बहुत जल्दी आप कैचअप कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक डाल देते हैं मार्कर में, है ना। चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया, क्या क्या हम इसको ध्यान देना है। दिया क्या क्या हमको, देखिए एक ट्रेन जो है, सुनो, एक ट्रेन विराम से चलना प्रारंभ करती है, मतलब शुरू से चलना स्टार्ट कर रही है, पहले रुकल थी अगर मैंने, तो यू तो हमको ऐसे दिख रहा है 0 हो जाएगा। 0 क्या, मीटर प्रति सेकंड, यूनिट पे ध्यान दिया करो, क्योंकि यू प्रारंभिक वेग है, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना। जिस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो यहाँ पे भी ए भी दिया है, जो त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो 10 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करें, टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है, और हमको ज्ञात करना, क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी को एस से डिनोट करते हैं। तो दिमाग लगाओ, एस वाला 2 गो फॉर्मूला था, एगो फॉर्मूला था, देखो ये फॉर्मूला आप लोग जान रहे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एस है ना, एस, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या दिया है बाबू, यू तो दिया है 0, टी दिया है कितना 10 प्लस 1/2, त्वरण कितना दिया है 10, और टाइम कितना दिया है 10 के स्क्वायर, यही ना हो गया। तो यहाँ पे भी देखो 10 में 0 से गुना होगा 0, अब कटेगा तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 5 गुने 10 के स्क्वायर 100। तो एस बराबर क्या मेरा हुआ 10, 5 500 500। अब इसमें भी गलती ढेर, लेकिन क्या होगा, कोई मीटर प्रति सेकंड कोई लिख रहा है, कोई मीटर लिख रहा है, कोई यहाँ पे क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि जो दूरी होता है उसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो बस इतने करना था, बहुत हार्ड था नहीं। मैंने काम भूल जा रही। तो इसी तरह का प्रश्न आएंगे। अभी छोटा छोटा हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको पढ़ना है, आगे इंटर में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आगे लगे कि हम ना, ये तो पढ़ने वाला चीज है, ऐसा तो सर पहले हम बताए थे, है ना। अब इसी में एक पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि जब आप लोग देखे थे कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चल रही थी, तो चाल बराबर क्या था, चाल, जो चाल था वो कभी बदल रहा था नहीं, तो चाल नहीं बदल रहा था, चाल नहीं बदल रहा था। लेकिन वही कोई वस्तु अगर वेग की बात कर लेते थे, तो वेग क्या रहा था, बदल रहा था। लेकिन अगर त्वरण की बात कर लिया जाए, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि त्वरण भी बना है वेग बटा टाइम से। तो जब वेग बना है क्या चीज से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से बना है ना वेग। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन बदलने की वजह से वेग क्या हो रहा था, बदल रहा था। इसके बाद वेग जब बदल रहा है, तो वेग से ही तो बना है त्वरण, त्वरण भी वृत्ताकार पथ पे चलेगा। तो समान त्वरण होने के बावजूद भी अगर वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, गोलीय पथ पे चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है। कभी इधर जाएगा तो गाड़ी यहाँ रहेगा तो इन्हें चल जाएगा, फिर इस दिशा में जाएगा, यहाँ रहेगा तो इस दिशा में जाएगा। तो डायरेक्शन हमेशा बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा बच्चा आप लोग तनिक कम आ रहे हैं, तब तक न तो और कुछ कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे अभी समझा देते हैं छोटा सा चीज, एगो क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम सुने होंगे आप लोग का नहीं? क्रिटिकल वेलोसिटी सुने हैं आप लोग? क्रांतिक वेग हिंदी में बोलते हैं, क्रांतिक वेग। क्रिटिकल एंगल सुने होंगे, क्रांतिक कोण सुने होंगे आप लोग मैथ में, फिजिक्स में क्रांतिक कोण सुने होंगे, है ना? क्रांतिक कोण के बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्रांतिक वेग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है एक ऐसा वेलोसिटी होता है, जैसे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि अगर एक रस्सी में बांध करके, चाहे बाल्टी है, बाल्टी कभी कभी छोटा जो हल्का बाल्टी रहता है प्लास्टिकिया वाला, पानी ले करके ऐसे से घुमाते घुमाते और एक बार ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं ना, तो पानी गिरता नहीं है, उलट जाता है तो, है ना? जबकि उलटता है तो बाल्टी उलटिएगा ऐसे नॉर्मल जाके तो पानी सब नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक निश्चित फिक्स वेलोसिटी से अगर ऐसे घुमा दीजिएगा तो पानी क्या होगा, बाल्टी से गिरेगा नहीं। तो वो कौन सा वेलोसिटी था? वो क्रिटिकल वेलोसिटी था, क्रांतिक वेग था, है ना? चाहे तो मौत के कुआं पर देखेंगे कि दीवार ऐसा रहेगा, ऐसे दीवार मौत के कुआं में ऐसे नहीं रहेगा, ऐसा रहता है ऐसे, अब मैंने गोल रहेगा ऐसे। अब हाथवा है तो गोल चारों तरफ से कैसे हाथ है, दो ही हाथ है ना? तो यहाँ ऐसे रहेगा। अब एक पे पूरा बाइक एकदम स्पीड से धीरे धीरे अगर वही बाइक से स्पीड घुमाएगा, धीरे धीरे चलाएगा ना बाइक, तो आदमी गिर जाएगा। लेकिन देखते कितना हन 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 चलाता है कि नहीं? पूरा गोल गोल घुमाता है, तो बहुत तेजी से। अगर धीरे चलाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी से, उसका अगर गति कम हो जाएगा तो बाइक वाला नीचे, बाइक के साथ नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? तो जानता है कि हमको गति जैसी चलाएं तो हमारे लिए खतरनाक है, अब कस के चलाएंगे तो ऑडियंस भी खुश रहेगा, देखे अरे बाप इतना स्पीड में, अब इतना दम झुकाव पर जब चला रहा है, दीवार पे चला दे रहा है, नहीं लगता है? तो यही चीज है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से कोई वृत्ताकार पथ पर घूमने पर जो मौत का कुआं वाला आदमी रहता है वो गिरता नहीं है। या फिर बाल्टी रहता है, बाल्टी में ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते एक बार कस के ऐसे घुमा को ऐसे उलट दीजिएगा, तभी बाल्टी से पानी नहीं गिरेगा। हैं, करके दिखा दें? हाँ, ये है वो गिलास। तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। ये भी बोतल है मेरे पास, बाल्टी उल्टी है नहीं, ठीक है? तो बोतल में अगर धीरे धीरे से करते हैं तो अगर घुमाएंगे तो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा, बोतल का ठेपी खोला है तो। लेकिन यही घुमाते घुमाते ऐसे कर रहे हैं और घुमाते घुमाते ऐसे घुमा दिए तो छूट गया समझो, बोतल जब ऊपर गया तो गिरा पानी, बढ़िया से नहीं पकड़े थे, ऐसे पकड़ने दिए, ऐसे किए, ऐसे ले जाके वैसे घुमा दिए, गिरा पानी। जबकि यहाँ बंद नहीं किए हैं ढक्कन, देखिए गिरा। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी इसका है, जिसके वजह से तो नहीं जा रहा है पानी, यहाँ आ ही नहीं रहा होगा। यही क्रिटिकल वेलोसिटी है, यानी क्रांतिक वेग है, जिसके कारण से पानी नहीं गिरता है, ठीक है? चलो कुछ नया टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप टॉपिक है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति, है ना? प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो सीधे उसी रास्ते पर लौट के आएगा, सीधे फेंकल रहेगा। तो अगर ऐसे ढेला हम लोग फेंकते हैं, बचपन में हम लोग क्या नापाते थे कि कौन ढेला ज्यादा दूर तक मारता है, नापाते तो बड़ी चीज थे जो में बहुत हंसी भी आ सकता है लड़का लोग खास करके इस चीज करता है। तो ढेला जो होता है ना, वो कस के अगर आसमान में बिकते हैं तो सीधे नहीं जाता है, ऐसे सीधे जाता है नहीं जाता है, वो जाता है कैसे? कोई अगर बाबू यहाँ पे है और ढेला यहाँ से बिगना अगर चाहेगा तो आकाश में बिगेगा तो ऐसे जाकर घूमे, ऐसे गिरेगा कि नहीं? पहले क्या जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर जाकर नीचे जमीन पर गिर जाएगा, ऐसा गति होता है। और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम लोग पाराबोला बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला मतलब ऐसा जहां आकार दिखेगा ऐसा, इसको बोलते हैं पाराबोला। हिंदी में बोलते हैं प्रबलय, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रबलय बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको पाराबोला, ठीक है? आप चीज देख लेते हैं हम लोग। पारा ऐसी होता है कि ये देख
परवलयी होता है, परवलय, ठीक है। तो ये जो रास्ता ऐसा दिख रहा है, ये पाथ जो ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं क्या थी, कैसा पाथ होता है, पाराबोला तरफ होता है, यानी परवलय होता है। आपको ई वाला मैथ में पढ़ना होगा, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है। सर्किल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आपको मैथ में पढ़ना होगा, ठीक है। कि जैसे मान ली ई जो मुंह पूरा ज्यादा छितराल मुंह रहेगा तो उसको बोलेंगे पाराबोला, तनी सन घटल रहेगा, तनी ऐसन रहेगा तो उसको बोल देंगे इलिप्स, समझे। एक से आओ मुंह चिरहावल रहेगा दम, ऐसे दम रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइपरबोला। यहाँ से तनी मन मुंह इसका मुड़ल ज्यादा रहेगा तो उसको बोल देंगे इलिप्स, और पूरा गोल रहेगा तो उसको बोलेंगे सर्किल, है ना। यही चीज होगा। तो हम लोग आगे मैथ में वो सब पढ़ोगे, जो मैथ सर पढ़ाएंगे ना, उसमें पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल के बारे में बात करेंगे। हमको नहीं बात करना है, हमको बस इतना थोड़ा थोड़ा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पाराबोला हो गया, ये क्या हो गया, पाराबोला। अब बताइए, ये तो धरती है, यहाँ से धरती है, इसको हटा देते, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हटो तुम, ठीक है। ये पॉइंट ए से बॉल गेंदा को फेंका गया था, अब कहां पे जाके गिरा, पॉइंट बी पर भी गिरा। पॉइंट ए से गया था, अब पॉइंट बी पर जाके गिर गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट कौन सा होगा, ई वाला होगा ना, सबसे ज्यादा ऊंचाई जमीन से तय ना है। अगर ये धरती है, अर्थ है, तो सबसे ज्यादा हाइट यही तो होगा, मैक्सिमम हाइट। यहाँ से हाइट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे हो गया। फिर हाइट इसका घटते रहेगा, जमीन से घटते 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 जाके जमीन में टकरा जाएगा। बॉल फेंकेंगे तो यही ना होगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो कि ये वाला बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो है, ये जो जितना दूरी जाएगा उसको बोलते हैं रेंज, RANGE। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज मतलब कि कौन ज्यादा दूर फेंका है, यानी जो ज्यादा दूर फेंकले रहेगा बॉल को, उसका रेंज ज्यादा होगा। कोई क्रिकेटर ज्यादा दूर बहुत लंबा छक्का मारा है तो रेंज उसका ज्यादा है, मतलब ज्यादा लंबाई दूरी तय किया है, ज्यादा लंबाई तय किया है कि नहीं। तो नीचे वाला जहां से बॉल फेंके हैं और जहां जाके गिरा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, ठीक है। यहां से देख रहे हैं जो ये वाला, ये क्या है, हाइट है, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं H से, रेंज को डिनोट कर सकते हैं R से, है कि नहीं। तीन चीज समझना है इसमें। अब देखिए यहां से जो हम बॉल फेंके थे, यहां जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो इसको T से डिनोट करेंगे। फेंकेंगे तो तुरंत थोड़ी चल जाएगा, बिना टाइम लगले, टाइम लगेगा ना यहाँ से वहां से जाने में। ये रेंज है जो यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा ना, कुछ टाइम तो लगेगा, यहाँ से यहाँ बॉल जाने में टाइम लगेगा, तो वही टाइम क्या है, T है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कितना जाएगा, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे रहेगा, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो सबसे मैक्सिमम हाइट कहाँ रहता है, बीच में रहता है। कोई ढेला फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा ना। इसके बाद रेंज है, दिख रहा है, तो इसके लिए सब चीज के लिए फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। जैसे अगर हाइट मैक्सिमम की बात कर लिया जाए, मैक्सिमम हाइट के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G, समझ में आया। U तब पता है आप लोगों को क्या होता है, U क्या होता है, प्रारंभिक वेग। और साइन स्क्वायर जानते हैं, साइन थीटा कोस थीटा पढ़े हैं 10th में। अब ये थीटा क्या है, यहाँ से कितना ये एंगल बन रहा है, यही थीटा है। बेग रहे हैं बॉल को, इसे फेंक रहे हैं ऐसे, तो ये धरती है तो इससे तो एंगल बन रहा है ना, तो ये जो थीटा है यही एंगल है, ये है थीटा। समझ में आया बात। तो ये थीटा हो गया, और ये टू कांस्टेंट है। जी क्या है कि धरती अपनी और उस बॉल को जिस त्वरण से खींच रहे, वही तो जी है ना, वही जी है, तो ये जी हो गया। तो मैक्सिमम हाइट के लिए सबसे क्या करेंगे, सब में ज्यादा लिखल है, U के स्क्वायर कर दिए हैं, साइन के स्क्वायर कर दिए हैं, और जी के साथ 2 लगाए। अगर इसमें हम लोग बात कर लिया जाए, रेंज की बात कर लिया जाए, रेंज फॉर R, रेंज की बात कर लिया जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे G। ये होगा रेंज की फॉर्मूला, कि यहां से यहां अगर जाना है तो अगर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G होगा तो हमको
पता चल जाएगा कि वस्तु जो बॉल फेंके हैं कितना दूरी जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत होगा, ये एंगल, किस एंगल से बॉल को फेंका गया है। उसके बाद प्रारंभिक वेग निकालना है कि हाथवा धीरे धीरे गया था कि हिनच के गया था, है कि नहीं। यही प्रारंभिक वेग होगा ना, कि कितना स्पीड से हाथ फेंका है, यही प्रारंभिक वेग होगा। और साइन तो जानते हैं, थीटा यहाँ से एंगल, जी का वैल्यू जो पृथ्वी और 10 ले लेंगे, यानी 9.881 भी ले सकते हैं या फिर 10 भी ले सकते हैं। इसके बाद एगो टाइम बच गया है, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। टाइम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin थीटा बटा जी। 2u sin थीटा बटे जी। देखो सब चीज में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, u sin थीटा बटा जी, u sin थीटा बटा जी, u sin थीटा बटा जी, मतलब u sin थीटा बटा जी सब में मौजूद है कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम हाइट है तो सब में, इसमें सब चीज ज्यादा है। देखो u के पावर 2, साइन के पावर 2, 2 के से आगे 2, है कि नहीं, सब में 2 2 लगल है। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट, बड़ा चीज है, सब चीज बड़ा बड़ा लगल है इसमें, है कि नहीं। रेंज है नीचे नीचे वाला, तो जो माथा पर से एगो 2 था उसको नीचे उतर गया है इसमें, ठीक है। खाली u में यूएस कर बचा और जी के साथ 2 हट गया, है कि नहीं। इसके बाद ये तो अब इसमें से देखिए, हम लोग हाइट से अगर रेंज के गए तो साइन पर से माथा पर 2 जो था पावर, वो क्या थीटा के साथ जुड़ गया। अब ई वाला भी उतार के नीचे आ गया, देखिए यू को भी उतार करके नीचे आ गया, और वहां थीटा की जगह जो 2 था वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे 2 की संख्या क्या हो रही है, पहले ऊपर से नीचे उतरा और उतर के फिर गायब हो रहा है। नहीं, यहाँ देखो पावर था उतर गया नीचे, अब अगले केस में क्या होगा, हट गया, है ना। इसके बाद फिर यहाँ देखो u के पावर 2 था उतर गया नीचे, और g के साथ 2 केवल एक ही को में लगल है, बाकी दोनों तो सिंगल है कि नहीं। तो याद करना बहुत आसान है, आप लोग अगर इसको समझ लेते हैं तो रेंज, हाइट और टाइम जो है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़यन काल, मतलब कितना देरी तक आकाश में उड़ रहा है उसको बोलेंगे उड़यन काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। कितना दिन उड़ रहा है, कितना समय तक उड़ा है मतलब क्या, आकाश में फेंके हैं गेंदा को तो कितना समय तक आकाश में रहा है कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो चलो ये चीज तो समझ में आ गया होगा, तो फॉर्मूला याद कर लिए कितना आसान से, मैक्सिमम हाइट बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u साइन थीटा बटे g, और रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। यही तो 3 को फॉर्मूला है कि नहीं। चलो इसको अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं तो फिर इसमें और कुछ बात बताते हैं। चलो इसमें से थोड़ा बात कर लेते हैं कि कोई क्रिकेटर होता है तो किस एंगल से बॉल को मारेगा कि उसका बहुत दूर तक गेंदा जाएगा, किस एंगल से। एंगल बहुत मायने करता है। मान लीजिए इधरती है और क्रिकेटर है और बॉल रख ले है, ये बैट हो गया, इधर से बॉल आया, इधरती है, इधर से बॉल आया, पटक के टप्पा खा के इस पे गया, तब ना मारेगा। तो किस एंगल पे मारेगा कि तो बॉल सबसे ज्यादा जाएगा का, अगर बॉल ज्यादा झुका के अगर मारेगा, इसे ऐसे झुका के ज्यादा मारेगा तो क्या होगा, इधरती से एंगल इसका कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है, लगभग 90 से प्लस हो जा रहा है। तो अगर 90 से प्लस नहीं हो रहा है, 90, अच्छा इस ई एंगल से दिखा जाता है, ई वाला से ई एंगल दिख रहा है, तो अगर 90 तो मारेगा तो सीधे ऊपर जाएगा, है कि नहीं। मतलब 90 उधर से आएगा, सीधे बॉल मारेगा तो सीधे उधर जाएगा ना घूम के। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो बैट्समैन होता है ये एंगल डिसाइड करता है कि बॉल जो आ रहा है किस एंगल से मारेंगे उसका रेंज सबसे ज्यादा जाएगा, बॉल हमारा बहुत दूर भागेगा, है कि नहीं। कभी कभी देखते होंगे कि जो क्रिकेटर होता है मारेगा बॉल को ना तो वो जगह खेलते रहेगा, कासे में दूर जाता नहीं है, पता है कि नहीं। अब बैट वाला कीपर होता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है आराम से, है कि नहीं। तो एंगल डिसाइड करता है। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह 45 डिग्री रहेगा तो बॉल सबसे ज्यादा दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो जान ही रहे होंगे।
साइन 0 डिग्री, सब साइन साइन सब में मौजूद है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 का 1/2 होता है, 60 के √3/2 होता है और 90 का 1 होता है ना। तो बताओ इस सबसे बड़ा कौन वाला है, वैल्यू किसका सबसे ज्यादा इसमें? साइन 90 के ज्यादा है ना। कि देखो ये आधे है, यहू 1 में से √2 से भाग देवल है, √3 में 2 से भाग दिया है, तो √3 ज्यादा है कि बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप लोग बताइए तो। 2 बड़ा है ना। √2 मतलब क्या? √4 है ना। 2 का मतलब क्या हुआ? √4 है। तो और ये 1 है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 90 का, साइन 90 का वैल्यू सबसे ज्यादा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 दूना 90, 2 थीटा है ना, 45 दूना 90, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है एंगल, मतलब उसका वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं। तो अगर क्रिकेटर जो होता है अगर 45 डिग्री के एंगल पर किसी बॉल को शूट करता है, उसको किक करता है, मारता है, तो उसका जो रेंज होगा सबसे ज्यादा होगा, उसका बॉल सबसे ज्यादा दूरी जाएगा। समझ में आया बात? तो ये 3 को 4 को आप लोगों को फॉर्मूला था, याद कर लीजिएगा। गति समीकरण जो लिखवाए हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद करेंगे तो समझिए कि अभी से अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर आगे इंटर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या? और आप लोग करना क्या, बस यही तो करना है, आना है, पढ़ना है। अब तो आप घरों कह सकते हो कि आप इंटर पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ना होता है, काम कम करेंगे, यही कह सकते हो, है कि नहीं। आपको कुछ करना नहीं, जाना है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, सोना है ना। और एक चीज और भी ध्यान देना है कि ये चीज कभी नहीं भूलिएगा कि जो आपको कहा है कि सेकंड डिवीजन आया है मैट्रिक में, अगर साइंस लोगे तो 0 आएगा, ये चीज कभी मत भूलना तुम लोग। उसको दिखाना है कि सेकंड डिवीजन मैट्रिक में आया लेकिन फर्स्ट डिवीजन आएगा इंटर में। कब आएगा? जब हम लोग मेहनत करेंगे, टीचर लोग आपके प्रति मेहनत करेंगे, तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही आप लोग को भी मेहनत करना होगा, तभी हो पाएगा। समझ में आया बात?